मित्रों नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि इस बीच जनसुलभ पुस्तकालय पर मंजूर एहतेशाम जी पर केंद्रित कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह जो विकट समय है हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए और पूरे विश्व के लोगों के लिए, उस विकट समय में हमने कई लोगों को अपने बीच से असमय खोया है। घर परिवार में, साहित्य में, राजनीति में, कला में, कई विधाओं में हमसे जुड़े हुए और कई प्यारे इंसान हमारे बीच आज नहीं है। कोरोना की इस दूसरी लहर में एक अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। मैं स्वयं इसका शिकार हुआ और 5 दिन अस्पताल में भी रहा। मेरे परिवार के भी कुछ लोग इसके शिकार हुए और जहां भी बातचीत कीजिए, जिनसे भी चर्चा होती है, मालूम चलता है कि कई लोग, उनके निकट के लोग और जो साहित्य पत्रकारिता की एक बड़ी दुनिया है, इसके कई लोग हमारे बीच से अचानक सहसा दूर होते चले गए। यह समय मित्रों ऐसा समय है कि जनसुलभ पुस्तकालय पर लगातार हो रहे कार्यक्रमों को हमें रोकना पड़ा। नियमित कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर कई मित्रों की और वरिष्ठ रचनाकारों की यह सलाह रही कि इस बीच जो लोग गुजर गए हैं, उनमें से कुछ एक लोगों पर कुछ कार्यक्रम किए जाए, श्रद्धांजलि के रूप में या उससे अधिक उनके योगदान को लेकर चर्चा की जाए। कहीं न कहीं यह आवश्यक था। ऐसे में यह दूसरी लहर, कोरोना की यह दूसरी लहर, जो अमूमन 15 अप्रैल के बाद अपनी विभीषिका के साथ हमारे समक्ष आई और इसकी तूफानी गति में, इसकी बर्बादी में हमने अपने आसपास अलग अलग शहरों में कई लोगों को खोया। मंजूर एहतेशाम भी उसी अप्रैल 2021 में हमारे बीच नहीं रहे। हम उन्हें सादर नमन करते हैं और जनसुलभ पर उन्हें लेकर कैलाश बनवासी जी, मुकेश वर्मा जी, वंदना राग जी अपनी बातचीत कर चुकी हैं, अपना वक्तव्य दे चुकी हैं, उन्हें याद कर चुकी हैं और एक एक कर कुछ और लोग भी इस कड़ी में शामिल होंगे। मित्रों, हमारे समय के महत्वपूर्ण संस्मरणकार और कथाकार सुनील सिंह जी का मंजूर एहतेशाम जी से वर्षों का साथ रहा है। जब भी वे औरंगाबाद से भोपाल जाया करते थे, सत्येन कुमार और मंजूर एहतेशाम जी के यहाँ उनकी बैठकी होती थी। सप्ताहों वहाँ उनका रहना हुआ करता था। बहुत ही करीब और दोस्ताने अंदाज में सुनील सिंह जी सत्येन कुमार को याद करते हैं, मंजूर एहतेशाम को याद करते हैं। सत्येन कुमार पर उनकी किताब है जो कथादेश में किस्तवार छपी और बाद में पुस्तक आकार भी आई। मैंने स्वयं उस किताब को पढ़ा है और मेरे जैसे कई लोग हैं जो उस किताब के मुरीद हैं और सुनील सिंह जी की याददाश्त के और जिस तरह से किस्सा गोई में और बिल्कुल समय को सार्थक करते हुए वे अपनी बात रखते हैं, अपने उन अग्रजों को याद करते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। सुनील सिंह हमारे बीच एक ऐसे रचनाकार हैं जो लगातार अपनी कहानियों के साथ
और अपने संस्मरणों के साथ हमेशा अपनी एक खास जगह बनाए हुए हैं। सुनील सिंह जी, आपका जनसुलभ पुस्तकालय पर हार्दिक स्वागत है। मैं इस पुस्तकालय और अपनी पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबों को भी धन्यवाद। मित्रों, आप जानते हैं कि मंजूर एहतेशाम एक बड़े कद के लेखक हैं। उन्होंने कहानियों में, उपन्यासों में कई प्रयोग किए हैं और अपनी स्थानिकता को एक व्यापकता प्रदान की है। उनकी कई रचनाओं के विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं और भारत के बाहर भी वे समान रूप से समादृत हैं। तो ऐसे में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी उनके रचनाकार के पक्ष पर और उनके निजी व्यक्तित्व के पक्ष पर कई बातचीत की है। उसी कड़ी में सुनील सिंह भी आज हमारे साथ हैं। आपने इस संकट के समय में भी कुछ समय निकालकर इस विषय पर बातचीत करने के लिए और खास तौर से मंजूर एहतेशाम जी को याद करने के लिए आए हैं। मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए हम अधिक से अधिक सुनील जी को ही सुनना चाहेंगे। सुनील जी, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही बनता है कि कृपया हमें और हमारे दर्शकों श्रोताओं को यह बताएं कि मंजूर एहतेशाम जी से आपकी पहली मुलाकात कहाँ और कब हुई और वह मुलाकात किस तरह की रही। सुनील जी। उम्र कुछ ऐसी हो गई है अब कि हर साल एक दो फोन नंबर डिलीट करना पड़ता है। आत्मीय लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मंजूर एहतेशाम का जाना बहुत खल गया, बहुत खल गया। और बहुत सारी स्मृतियां हैं मेरी उनके साथ की, और उन सबको बिखरी बिखरी एकजुट करके कहीं लिखना होगा, तब बात बनेगी। मंजूर भाई से मेरी पहली मुलाकात लेखक के तौर पर हुई। सारिका में उस वक्त बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी। 1973 में कमलेश्वर जी संपादक थे और मंजूर भाई की कहानी उसमें 9 लेखक विशेषांक में छपी थी और पहली कहानी उनकी थी रमजान में मौत। तो वो बहुत, उस कहानी ने मुझे प्रभावित किया और वो आज भी मुझे याद है। तो पहचान तो इस तरह से हुई। फिर उनका उपन्यास सूखा बरगद पढ़ा। सूखा बरगद बिल्कुल अनोखा उपन्यास था। ये जो अक्सर गंगा जमुनी संस्कृति के तराने गाए जाते हैं, वो उसमें बिल्कुल नहीं था। वो उसको तोड़ता था, इसलिए काफी चर्चित हुआ और वो एक स्थापित लेखक भी हो गए सूखा बरगद से। मेरी उनकी पहली मुलाकात सुमति अय्यर के साथ भोपाल में हुई। सुमति मुझको उनके यहाँ ले गई थी। वो अब तो बहुत पहले दिवंगता हो चुकी हैं और उनकी पुरानी हवेली थी। उसमें एक छोटा सा दरवाजा था, एक कोठरी भर का, छोटी कोठरी भर का, और उसके बाद विशाल आंगन था और किनारे कमरे बने हुए थे। तो कुछ औरतें बैठी हुई थी मंजूर भाई के परिवार की। तो सुमति ने उनको सलाम किया और फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। मंजूर भाई उस वक्त जगे थे, बस 10 बज रहा था। उस वक्त वो जगे थे और रात को वो टेनिस का कोई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम देख रहे थे, जिसकी वजह से वो देर से सोए। तो बातचीत हुई, परिचय हुआ और उसके बाद वो फ्रेंच लेखक मार्सेल प्रूस्त की
3 वॉल्यूम रिमेम्बरिंग्स ऑफ द डेज पास्ट उठा लाए और कहा कि देखो इन दिनों मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वो तो इतनी मोटी मोटी किताबें थी और बहुत महीन अक्षर में उसका पढ़ना तो बड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने मार्शल प्रूस्ट की जीवनी पढ़ रखी थी, तो मैंने उसके बारे में उनको बताया। तो उन्होंने नाम पूछा, तो नाम मुझे याद नहीं था। उन्होंने कहा मुझे पता है कि उनकी जीवनी फलाने लिखी है, मैं खरीद लूंगा इसको। चलते वक्त मैंने उनसे पूछा कि भैया सारिका के बाद एक कहानी आपकी धर्मयुग में भी छपी थी? तो उन्होंने कहा हाँ छपी थी, फला शीर्षक था। मैं कहा उसमें आपकी तस्वीर भी छपी थी? हाँ हाँ तस्वीर छपी थी। तो मैंने कहा कि मेरा सवाल यही था कि वो तस्वीर आप ही की थी? वो निहायत दुबला पतला सिकिया जवान और बिल्कुल फुटपाथी। तो वो हो करके हंस पड़े, कहा कि अरे वो फुटपाथ पर खिंचवा ली थी। हमने सोचा कि असल चीज तो कहानी है, फोटो में क्या रखा है। तो हम लोग फिर सब हंस पड़े। वो बोले कि सुनील तुम लग नहीं रहा है कि अपरिचित हो, 1 घंटे पहले हम लोग मिले हैं। फिर शाम में सत्येंद्र कुमार जी के यहाँ ठहरा हुआ था, वो शाम को वहां आए और फिर हम लोग कभी हम लोग का संपर्क बना रहा, हमेशा जुड़े रहे उनसे। जी सिंह साहब, जी उस पहली मुलाकात को लेकर कुछ और बातचीत करें। कई रोचक जी बातचीत उस मुलाकात में हुई है आपकी। कुछ और ऐसी चीज जो याद आ रही हो? बहुत बौद्धिक बहसें होती थी, बहुत ज्यादा। जी सत्येन और मंजूर में वो शाम को मंजूर भाई आ जाते थे, उसके बाद दोनों रम पीते थे। तो रम के अपने अपने ग्लास लेके और दोनों बैठ जाते थे और बहुत बौद्धिक, अत्यधिक बौद्धिक बहसें होती थी। और उसी में कुछ हंसी मजाक भी होता था, हल्के फुल्के प्रसंग भी होते थे। कुछ साझा करना चाहते हो सत्येंद्र कुमार और मंजूर एहतेशाम जी के बीच की कुछ बातचीत जो आप साझा करना चाहें? मुसलमान कहते थे उनको, किनको? और पता नहीं कैसे उनके फोन की घंटी वो पहचान जाते थे। लैंडलाइन का फोन था और वो पहचान, देखो देखो सुनील मुसलमान का फोन आया होगा, और सचमुच मंजूर भाई का फोन होता था। ये दोनों का बहुत दोस्ताना मजाक था। और जी उर्दू और की लेखिका जी, हाँ बताएं बताएं प्लीज। उर्दू की लेखिका कुतलैन हैदर को मैं बहुत पसंद करता था, और दोनों सख्त नापसंद करते थे। सत्येंद्र तो कहते थे कि उसको तो लिखना ही नहीं आता है, तो मैं चिढ़ जाता था। फिर मैंने किसी संदर्भ में कहा कि वो भारतीय मनीषा की एक प्रतिनिधि हैं। तो सत्येंद्र ने बहुत चुटकी ली और कहा कि हाँ हाँ, मंजूर तो कहते थे कि एनी अपा का बेटा हो या भाई हो, जो है वो सुनील ही है। उनको लेकर बहुत मजाक होते थे, एनी अपा को लेकर। हाँ सिंह साहब।
जी मंजूर एहतेशाम एक मित्र भाषी व्यक्ति रहे, कम बोलते थे, मगर इसके साथ, इस तथ्य के साथ भी उनके विट की, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की काफी चर्चा होती है, उनके मजाक की, बहुत और बहुत चाहे ज्यादा, वह, बहुत ज्यादा तो वैसे कुछ सेंस ऑफ, उदाहरण, जी वैसे कुछ उदाहरण हमारे साथियों के लिए रखें जो इस बात की पुष्टि करते हैं। एक दिन सत्यन आए प्रेस से अपने, तो उन्होंने एलानिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस के फंड में बस 2 करोड़ रुपए हैं, वो क्या चुनाव जीतेगी। तो मैंने मंजूर भाई से पूछा कि सत्यन ऐसा ऐसा कह रहे थे, सच 2 करोड़ रुपए हैं? तो मंजूर भाई ने कहा कि तुमने पूछा नहीं कि तुमको कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने फोन करके बताया है? अरे ये सब टॉप सीक्रेट होते हैं कि पब्लिक में आती हैं ये बातें। तो फिर मैंने, हम लोग हंसने लगे। जी, उदय भानु जी पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, और जी 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 सेठ साहब, वो उनका उनका सवाल है उदय भानु पांडे जी का कि जब औरंगाबाद और भोपाल की दूरी को लेकर मंजूर भाई ने पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं, वो लाहौल पढ़ा था, वो प्रसंग बताएं, कुछ स्पष्ट है बात, आप समझ गए जी होंगे शायद। जी औरंगाबाद और भोपाल की दूरी को लेकर कोई बात हुई थी, कोई प्रसंग हुआ था। उन्होंने पूछा मुझसे कि उस वक्त हजारीबाग में रहता था मैं। तो उन्होंने पूछा कि कितनी दूर है हजारीबाग? तो मैंने बताया। उन्होंने कहा कि आदमी या तो इतनी दूर जाए ना, और जाए तो फिर आए ना। तो फिर इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक बार निर्मल वर्मा का तार आया कि तुम तुरंत चले आओ। तो मैंने उनको लिखा कि तुम चले आओ तो ठीक है, लेकिन तुरंत तुरंत चले आओ ये ठीक नहीं है। मुझको एक आदमी चाहिए जो कि मुझको ट्रेन में बिठा दे, बिस्तर लगा दे, सुराही रख दे, और ट्रेन चलने पर जाए, और आप मुझे दिल्ली में रिसीव कर लें, तब तो मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। तो निर्मल वर्मा ने कहा उनको फोन पर कि अरे रे, मैं खुद हाजिर रहूंगा स्टेशन पर। और जाड़े की रात थी, और निर्मल वर्मा 10 बजे रात को हाजिर थे, ओवरकोट वगैरह पहन के। निर्मल वर्मा और मंजूर एहतेशाम जी के बीच के संबंधों पर कोई और बातचीत करना चाहें, कोई और बात आपको याद आ रही हो? बहुत रिस्पेक्ट करते थे राजेंद्र यादव और कमलेश्वर और निर्मल वर्मा, ये 3 का वो बहुत आदर करते थे। और सत्येंद्र कुमार राजेंद्र यादव और कमलेश्वर को बहुत गाली देते थे। तो मुझसे उन्होंने कहा एक दिन बहुत दुखी होकर कि देखो, कमलेश्वर वो संपादक हैं जिन्होंने मेरी पहली कहानी छापी थी, और राजेंद्र यादव वो लेखक हैं जिन्होंने मेरा पहला उपन्यास कुछ दिन और छापा था। तो ये रोज उन दोनों को गालियां देता है, बताओ मैं क्या करूं। तो मैं जब कुछ दिन और लेके गया था राजेंद्र यादव के पास, तो उन्होंने मेरे किसी लेखक मित्र को कहा कि इस आदमी से लिखवा लो, मैं उपन्यास तो इसका छाप दूंगा, लेकिन ये दूसरा उपन्यास भी लिखेगा। तो वो बताता था कि वो उपन्यास उनको कितना अच्छा लगा।
फिर 86 में उनका उपन्यास आया सूखा बरगद, फिर बताने की जरूरत नहीं रही। फिर बशारत मंजिल उनका सबसे अच्छा उपन्यास। जी जी, आवाज आ रही होगी। मैं यह कह रहा जी हूं जी जी कि जी आप मंजूर एहतेशाम जी के रचनाकार और उनके निजी व्यक्तित्व दोनों ही पहलुओं से भली भांति अवगत हैं। पहले तो हमें यह बताएं कि मंजूर कहानियां, उपन्यास दोनों विधाओं में रहे, एक रचनाकार के रूप में वे आपको किस तरह प्रभावित करते हैं और किस विधा में उनका लेखन आपको अधिक यादगार लगता है और क्यों? कहानी में तो मंजूर भाई बहुत अच्छे नहीं लगते, वो जमते नहीं है कहानी में। उनका जो लेखक का ये है वो उपन्यासकार का है। जो बात वो उपन्यासों में पैदा कर जाते हैं पहले उपन्यास कुछ दिन और में, वैसी बात कहानियों में नहीं मिलती है। जैसे कि उनकी कहानी रमजान में मौत जो पहली कहानी है, उसके बाद उनकी एक भी कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन उपन्यास सारे याद हैं। कुछ दिन और हो, सूखा बरगद हो, या दास्ताने लापता हो, बशारत मंजिल तो मुझे बहुत प्रिय है। बहुत कुछ कुछ वो बशारत मंजिल मेरी कहानी भी है। वो उसमें बशारत मंजिल में है कि बड़े भाई ने जो हिसाब दिया, छोटा भाई शायर है और हिसाब दिया उसकी सगाई का और इसका और उसका, और छोटे भाई ने हिसाब मंजूर कर लिया। ये मुझे इतना 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 मतलब भाता था और चुभता था। मैंने कहा कि मंजूर भाई को कि ये तो मेरी जिंदगी है और लगता है कि मैं अपनी ही जिंदगी को पढ़ रहा हूँ। वो उपन्यास बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुझको अच्छा लगता है। वो बहुत छोटा वाक्य नहीं है कि छोटे भाई ने मंजूर कर लिया, बहुत बड़ा वाक्य है और उसके पीछे बहुत सारी तफसीलें हैं, बहुत उसकी पृष्ठभूमि बड़ी है। ये तो उपन्यास पढ़ने पर पता चलता है। जी जी, हाँ बोलें। जी, ये उपन्यासकार के तौर पर ही वो ज्यादा जाने गए और कहानीकार के तौर पर तो उनका बहुत चर्चा भी नहीं हुआ। सुनील जी, जो यह तकनीकी माध्यम है, इसमें मैं आपको सोलो कर देता हूं। स्क्रीन पर आपको अकेला रखता हूं जब आप बोल रहे होते हैं, इसलिए जी मैं नहीं दिखूंगा उस समय, लेकिन मैं सुन रहा होता हूं, तो जी उसको लेके जी आप जी परेशान ना हो। जी जी, जो सवाल हमने पहले किया था, जिसमें हमने जी उसके पहले पक्ष में उनके रचनाकार पर बात की, अब जी उनके पारिवारिक पारिवारिक जीवन की ओर चलते हैं। आप जी उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ भी काफी जुड़े रहे और कई कई दिनों तक आप उनके मेहमान भी रहे, अतिथि भी रहे। जी वैसे जी कुछ प्रसंगों को थोड़ा विस्तार से बताएं, उन अनुभवों को मंजूर जी के घर पहली पर। बात की भाभी जी, पहली बात की भाभी जी को भाभी जी को जब ये पता चला कि मैं शराब नहीं पीता हूं तो वो मेरी फैन हो गई। लेकिन एक मित्र आए और उन्होंने पिला दी
तो उन्होंने कहा ये लोग सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी था। वो आके पूछती थी आज क्या पकेगा, और ख्याल रखती थी, मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। उनको मैं भूल नहीं सकता। मैंने आपसे उनकी मृत्यु की खबर सुनी तो मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं। वो बहुत ही अनुशासित महिला थी और बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार भरी थी। और मंजूर भाई से भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। झगड़ा तो कभी देखा नहीं, ऊंची आवाज में भी नहीं सुना भाभी को। तो बहुत अच्छी जोड़ी थी दोनों की। और बेटी थी सदफ। तो सदैव को भी मैं 93 से जानता था, जब वो एमबीए की पढ़ाई कर रही थी या एमबीए में उसने दाखिला लिया था, ऐसा ही कुछ माजरा था। तो चिट्ठियों में और सर का जिक्र होता था तो सदफ का भी जिक्र होता था। और बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन था, उसमें कोई क्लेश मुझे नहीं दिखा। बल्कि ये होता था कि भाभी खाना इतना अच्छा पकाती थी और मुझे उतना अच्छा खाने की आदत नहीं है। तो मैं 3-4 दिनों में माड़ भात, अपना जो बिहारी भोजन होता है, माड़ भात पर उतर आता था। तो भाभी हंस के कहती थी कि आप जैसे मेहमान को तो आदमी बरसों रख सकता है, अब खाते ही नहीं है कुछ। बहुत प्यार भरी, बहुत प्यार भरी। वो खुद आके परोसती थी, बैठ के खिलाती थी और पूछती थी ये चाहिए वो चाहिए। मंजूर भाई भी बहुत कम खाते थे, मैं भी बहुत कम खाता था। लेकिन वो बैठी रहती थी, जब हम लोग का खाना खत्म हो जाता था तभी वो उठती थी। मैं उनको भूलूंगा नहीं, उनको भी नहीं, प्रमिला जी को भी नहीं, सत्यन जी की वाइफ। बहुत प्यार भरी, बहुत प्यार भरी। जी। जी राजेंद्र राजेंद्र सक्सेना जी लिख रहे हैं, ही मंजूर साहब के लिए, he always introduced me as his ustad because he was my student at MACT Bhopal. I जी encouraged him to send his story to Sarika. इस बीच राजेंद्र सक्सेना जी की यह प्रतिक्रिया आई। आपने अभी उनके कहानीकार और उपन्यासकार दोनों पक्षों में उनके उपन्यासकार को अधिक वरीयता दी, और जैसा कि जी हिंदी साहित्य में वे एक बड़े और मौलिक और अनूठे उपन्यासकार के रूप में जाने भी जाते हैं। अरुणेश शुक्ल जी की प्रतिक्रिया है आपकी बात पर कि वे उनकी बात सही होगी, लेकिन मंजूर के तो सबसे अच्छे दोस्त सत्येंद्र कुमार थे, जो उन दिनों प्रतिष्ठित कथाकार थे। और कथाकार भी वो सत्येंद्र कुमार की वजह से बने। वो सत्येंद्र जी लिख रहे थे एक मुस्लिम पृष्ठभूमि पर कहानी जहाज, तो उसके लिए डिटेल्स जुटाने को कहा मंजूर भाई से। और मंजूर भाई डिटेल जुटा के ले आए, लेकिन डिटेल जुटाने के क्रम में कुछ ऐसा उनको मिला कि उन्होंने रमजान में मौत लिखी। तो जब सत्येन मौजूद थे, सत्येन जैसा आदमी उनके दोस्त के तौर पर मौजूद था, तो वो किसी और की सलाह क्या लेते। लेकिन सारिका में तो बस वही एक कहानी छपी उनकी चर्चित, फिर और छपी हुई तो चर्चा तो नहीं हुई किसी की। और कहानीकार के रूप में तो वो बहुत चर्चित भी नहीं रहे। उपन्यास लिखने में उनको 10 वर्ष का समय लगता था, एक उपन्यास में 10 वर्ष। और कहानी के लिए गुंजाइश कहाँ बचती थी उनके पास। मैंने उनका ड्राफ्ट देखा है उपन्यासों का, इतने सुंदर
मोती जैसे अक्षर उनको कैसे काटते थे वो, बार 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 बार, खाली कटे हुए शब्द ही मिलते थे और ऊपर लिखे हुए। तो उनकी बात सक्सेना साहब की सही होगी, लेकिन मैंने जो जाना है दोनों अच्छे दोस्त थे और एनकरेज कोई क्या करेगा। और वो कहानी ऐसी थी, रमजान में मौत की, कोई भी पत्रिका छापती, धर्मयुग छापता, सारिका न छापता, धर्मयुग छापता, साप्ताहिक हिंदुस्तान छापता। जी पतनशील मुस्लिम समाज की जो जी जी बोले। पतनशील मुस्लिम समाज की जो गाथा व्यथा रमजान में मौत कहानी में है, वो अन्यत्र नहीं मिलती है। वो एक बूढ़ा नवाब या जमींदार है, वो पैथेडीन के लिए परेशान है, मतलब नशे की कोई चीज होती होगी, पैथेडीन का इंजेक्शन, और अंत में वो कहता है कि तुमको नहीं पता है, ये जो होते हैं क्या कहते हैं, भूत प्रेत, वो एक आध फंस जाए तो फिर बहुत पैसा देता है। अब वो साहब बीबी गुलाम के हरिंद्र चट्टोपाध्याय की तरह घड़ी को पकड़े हुए है। वो नहीं चाहता कि ये समय भाग जाए, यही समय बना रहे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी। यही सोचिए 73 कोई आज तो था नहीं, और आज तक मेरे दिमाग में वो कहानी अगर अटकी पड़ी हुई है तो कैसी कहानी होगी। अरशद जावेद जी का प्रश्न है आपके लिए। सुनील जी, जी मंजूर जी। एहतेशाम की लिखी आपकी पसंद की रचना कौन सी है, उपन्यास या कहानी? और उपन्यास में भी कौन से उपन्यास हैं जो आपको सर्वाधिक बशारत पसंद? मंजिल, बशारत मंजिल और रमजान में मौत। जी बशारत मंजिल आपका जी मंजूर का लिखा सबसे प्रिय जी उपन्यास है। सर्वश्रेष्ठ। जी तो जी इसके जी बारे में कुछ जी जी। बताएं, ऐसा क्यों, मतलब क्या इसका आधार है, कुछ बताएं। एक शरीफ आदमी जो शायर है, और बड़ा भाई बहुत दुष्ट है, और लगातार वो उसकी बेईमानियों में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, कुछ कहता नहीं है, और उसकी पीड़ा बहुत घनीभूत होकर उभरती है। और अंत तो दोनों भाइयों का परिवार अलग अलग हो गया है, और दारुण अंत है उनके बच्चों का। मैंने पूछा था मंजूर भाई से, ये काल्पनिक चरित्र है कि आपने देखा है, इसको भोगा है? तो उन्होंने कहा कि कहो तो तुमको मिलवा दूं। मैंने कहा मुझे मिलने की चाह नहीं है। तो बोले कि आधा सत्य है, आधा काल्पनिक है, कुछ इस तरह का मामला है, पूरा सत्य नहीं है। निहायत खूबसूरत, निहायत नौजवान शायर है। और अब सोचिए कब सगाई हुई है उसकी, उस वक्त ज्वाइंट फैमिली है। उसका हिसाब अब कहोगे कि छठी का हिसाब दो तो बरही का हिसाब दो। बहुत गजब का आदमी है बड़ा भाई। जी, जी आप तो मंजूर जी के घर पर काफी रहे हैं। जी एक 3 बार। लेखक, जी, अमूमन हम देखते हैं कि लेखक लोग लेखकों के बीच ही ज्यादा उठते बैठते हैं और आम जनमानस से कुछ न कुछ कटे कटे से भी होते हैं, या इसे यूं भी कहें कि मोहल्ले के लोग, सोसाइटी के लोग
कई बार उस शख्स को लेकर, उस लेखक को लेकर यह भी नहीं जान रहे होते कि वह एक लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति है। मगर मंजूर जी के मामले में स्थितियां कुछ और हैं। उनके शहर में, उनके मोहल्ले में ऑटो वाले कई लोग उनके लेखक रूप से भली भांति परिचित भी थे। इस संदर्भ में आपको जो अनुभव हुए उसको लेकर भी कुछ बताएं। आमतौर पर तो परिवार ही लेखक नहीं समझता है लेखक को। जैसे मेरा परिवार मुझको लेखक नहीं मानता है, न पढ़ता है, पढ़ता भी है तो बहुत कम पढ़ता है। लेकिन मंजूर भाई का साहित्य शायद उनके परिवार ने पूरी तरह पढ़ा होगा। वो मैं जब आता जाता था मंजूर भाई के यहाँ तो उनके बड़े भाई खूब रोबदार और कद्दावर आदमी, वो मेरा क्या परिचय देते थे मंजूर भाई कि वो जरूर मिलने आते थे। और उनकी भाभी बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो भी बड़े सलीके से मिलती थी, बहुत प्रेम से, बहुत एहतियात से। और मोहल्ले में तो जाना नहीं हुआ उनका, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ट्रेन काफी रात को थी तो मंजूर भाई ऐसे छोड़ने जाते थे और रिसीव करने भी जाते थे मुझको। तो उन्होंने एक ऑटो वालों को बुलाया और कहा कि साहब को स्टेशन छोड़ के और ट्रेन की बॉगी में बिठा के आना। तो वो चले गए। जब ऑटो चला तो ड्राइवर ने कहा कि साहब को जब पद्मश्री मिली थी तो मैं ही पहुंचाने गया था स्टेशन। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अरे, मतलब कि मोहल्ला जानता है इनको। एक बार क्या हुआ कि उनके अपार्टमेंट के नीचे एक दुकान थी, खोए वाली जलेबी बनती थी। तो मैं तो बहुत शुरू से देर से जागता वागता हूँ, तो मैंने ब्रश भी नहीं किया था। तो उन्हें कहा कि सुनील बहुत अच्छी जलेबी बनती है, तो मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया, मैं ले आऊंगा। तो फिर मैं गया लाने, तो उसने पूछा मंजूर साहब के यहाँ कयाम है? मैंने कहा कि हाँ। तो वो बहुत पॉपुलर थे भोपाल में भी। भोपाल में तो साहित्यिक गोष्ठियां होती रहती थी, काफी साहित्य के मामले में भोपाल आगे है। तो इस बहाने भी अखबार में उनका नाम, ये वो सब होता था। हम लोग को ये सब नहीं मिलता है। जी सिंह साहब, हमारे समय की वरिष्ठ रचनाकार मृदुला गर्ग जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। उनका स्नेह जनसुलभ पुस्तकालय को लगातार प्राप्त होता रहा है। मेरी आवाज आ रही है? सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मृदुला जी लिख रही हैं, मंजूर एहतेशाम जैसा संवेदनशील लेखक और इंसान कम ही मिलेगा, साथ ही बेहद हंसमुख। हम दोनों ने अपनी बेहतरीन कहानी शिमला में पढ़ी। जनता को कतई पसंद नहीं आई, जबकि प्रयाग शुक्ल ने दोनों की तारीफ की। मंजूर बोले, लगता है दोनों कहानियां कुछ ज्यादा ही उम्दा थीं। किसी को पसंद नहीं आई, मैंने भी हामी भरी। फिर हम एक दूसरे की कहानी पर टिप्पणी करते हुए देर तक हंसते रहे।
मृदुला जी की यह प्रतिक्रिया थी। शुक्रिया मृदुला जी। सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मित्रों, लगता है कि कुछ कनेक्शन की समस्या है। सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है? मैं इसे देखता हूं और अगर संभव होता है तो सुनील जी को सुनने के लिए उन्हें दोबारा से कनेक्ट करता हूं। सुनील सिंह जी का मंजूर एहतशाम जी के साथ एक सुदीर्घ संबंध रहा है। छोटे भाई और एक छोटे भाई का एक बड़े भाई के प्रति जो आदर और जो अनुभव, जो अनुभूति हो सकती है, सुनील जी मंजूर जी के लिए वह रखते हैं, वे संवेदनाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि मंजूर जी से जुड़े कुछ और प्रसंग सुनील जी हमें सुनाएं, मगर शायद कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। तो मैं इसे समाप्त करके दोबारा जोड़ने की कोशिश करता हूं। शुक्रिया मित्रों।